हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी पहले की तरह बहुत मस्त होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 11 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, रिसेंटली बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक को बनाने का निर्णय किया है। ये स्मारक बांग्लादेश 1971 के पाकिस्तान से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्थापित करने वाला है, जिसके लिए हमारा जो स्टेट है त्रिपुरा, इसकी सीमा पर बांग्लादेश का एक ज़िला है जिसका नाम है ब्राह्मणबाड़िया। इसके आमूगंज में 3.5 एकड़ की भूमि का चयन जो है बांग्लादेश की सरकार की तरफ से किया गया है। दोस्तों, बात आई है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, तो इसके बारे में भी हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, 1971 वो वर्ष था जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और एक नए देश का जन्म हुआ जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, इनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने जो है पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ये पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज आप और हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये बांग्लादेश की जनता के लिए हीरो बन गए थे। दोस्तों, 1970 में हुआ ये कि पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, अभी भी है, इसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटों पर जीत हासिल की गई थी। टोटल पाकिस्तान में उस समय 313 सीटें हुआ करती थी। तो 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में शेख मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, यहाँ के नेताओं को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि मुजीबुर रहमान जो हैं ये पाकिस्तान पर शासन करें। तो दोस्तों, हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ में धोखा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई, आंदोलन शुरू हो गए और पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया। इसके बाद बांग्लादेश में आज़ादी के आंदोलन और तेज हो गए। पाकिस्तानी सेना ने 1971 में क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू कर दिए। पूर्वी बंगाल में व्यापक पैमाने पर हत्या और रेप जैसी वारदातें जो थी ये आम हो गई थी। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जो है बड़ी संख्या में बांग्लादेश के नेता और जो बांग्लादेश की जनता थी, ये माइग्रेंट मतलब ये जो शरणार्थी थे, ये अपने आप को बचाने के लिए हमारे देश भारत की तरफ भागने लगे और लगभग 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी जो है हमारा जो वर्तमान राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर शरणार्थी कैंपों में पहुंच गए थे। इसके बाद जो है भारत जो है पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होने लगा, भारत पर दबाव बढ़ने लगा। यहीं से जो है भारत की एंट्री होने वाली है भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए। दोस्तों, 1971 में हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारी संसद को संबोधित करते हुए मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को मदद करने की घोषणा की थी। इसके लिए बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, इसके लड़ाके जो थे, इन्हें हमारी सेना ने प्रशिक्षण देना शुरू किया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के आगरा, अमृतसर समेत कई शहरों को निशाना बनाया और इसी के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत हुई। मात्र 13 दिनों में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसी के साथ जन्म हुआ बांग्लादेश का और भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये समाप्त हुआ। दोस्तों, सैम मानेकशॉ जो कि हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल थे, 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के असली हीरो हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बातें भी टाल दिया करते थे। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने की घोषणा जब इंदिरा गांधी ने की तो सैम मानेकशॉ ने
इनसे इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन उस कार्रवाई को करने से सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया था, क्योंकि आने वाले समय में बरसात आने वाली थी और हमारे जो टैंक थे, हमारी जो सेना थी, वो आगे नहीं बढ़ पाती और हम जो है ये युद्ध हार जाते। इसके बाद इंदिरा को सैम की बात माननी पड़ी और योजनाबद्ध तरीके से आने वाले समय में भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, सैम मानेकशॉ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमें सेपरेट वीडियो बात करके उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करना चाहिए। ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है, इसमें हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जो है उनकी बात है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 1971 की जंग में जब हम जीत गए तो सैम मानेकशॉ जो हैं, इनसे ये पूछा गया कि बंटवारे के वक्त अगर वो पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता। तो इस सवाल का मानेकशॉ ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, क्या होता, पाकिस्तान 1971 की जंग जीत गया होता। दोस्तों, 1934 से लेकर के 2008 तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1962 की भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है इन्होंने योगदान दिया था अपना। तो कभी हम सेपरेट वीडियो बनाकर इनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे। प्रश्न पर वापस लौटते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो ये की है बी, बांग्लादेश ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों, हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश बन गया है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये घोषणा की है कि देश में तैयार कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत की जा चुकी है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी है। स्पुतनिक वी या 5 हो सकता है, वो थोड़ा डाउट है मुझे इसमें। कल इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें बहुत सारे देश जो हैं रूस की वैक्सीन पे आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और ब्रिटेन ने क्यों मना कर दिया है कि वो रूस की वैक्सीन जो है इसे अपने लोगों पर ट्रायल नहीं करेगा। तो इन सब बातों को जो है मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ हम करंट के टॉपिक से ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, इसमें सिर्फ इतनी ही बातें हम करने वाले हैं। रूस की जो ये वैक्सीन है परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी है और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाने में कारगर है। तो हमारा जो प्रश्न 2 है कि कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है सी, रूस। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। तो दोस्तों, रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं ये 6वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने चुनाव में 80.23% वोट हासिल किए हैं। इनकी प्रतिद्वंदी हैं एक अंग्रेजी शिक्षक हैं वो, जिनका नाम है स्वेतलाना तचनोस्काया। इनको जो है केवल 9.9% वोट ही मिले हैं। दोस्तों, ये तो बात थी करंट अफेयर की, लेकिन अब अंदर की बात जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेलारूस जो है ये 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आया। मतलब 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बहुत सारे देश जो हैं वो स्वतंत्र हुए। इसमें से एक देश था बेलारूस। बेलारूस में 1994 में संविधान बना और इसमें राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई गई थी। जून 1994 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के पहले राष्ट्रपति बने और तब से आज तक ये ही बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही देश की जो जनता है, अभी 9 अगस्त को ही यहाँ के चुनाव के नतीजे आए हैं। इन चुनावी नतीजों के पहले से ही बेलारूस की जो जनता है ये फर्जी चुनावों को मानने के मूड में नहीं है और जनता जो है ये व्यापक प्रदर्शन कर रही है। बेलारूस में जनता जो है लुकाशेंको को कॉकरोच कहकर उनकी तस्वीरों को चप्पलें भी मार रही है। कुल मिलाकर लुकाशेंको जो हैं ये बेलारूस के तानाशाह हैं, जो 1994 से लेकर के और 2020 तक बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। खैर, ये थी अंदर की बात। अब हम प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो इन्हें चुना गया है बी, बेलारूस का राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वीप पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसशिप पोर्ट का निर्माण करने की योजना है।
दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2020 को कहा कि बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह मतलब ट्रांसमिशन पोर्ट जो है इसका निर्माण करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में जो है विकसित होने वाला है और ये जानकारी इन्होंने चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप बीच के समूह तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन करते हुए जो है कहा है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है ग्रेट निकोबार द्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों हाल ही में लेबनान के पीएम हसन दियाब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें 70 से अधिक लोगों की जान चली गई और इसी के बाद बेरूत में जो है जन आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने कहा कि वे आम लोगों के साथ खड़े होकर बदलाव की इस लड़ाई के लिए अपने पद से हट रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्न 5 है कि हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं सी लेबनान के प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एन अनंता पद्मनाभम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में भारतीय एम्पायर के एन अनंता पद्मनाभम जी को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों की पैनल में शामिल कर लिया गया है। इन्होंने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम खेले हैं। अनंता पद्मनाभम जो हैं ये आईपीएल सहित प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में जो है इन्होंने एम्पायरिंग की है, साथ ही रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में भी ये शामिल थे। अब जो है ये सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो हमारा जो प्रश्न 6 है इसका सही उत्तर है डी आईसीसी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और पहले आईसीसी को किस नाम से जाना जाता था ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपके कीमती सुझाव हमारे चैनल पर सदैव आमंत्रित हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।